गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट सेकेंड का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। हमने बहुत सारे इंजन देखे हैं। शुरू में आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो रेलवे इंजन हुआ करते थे, जिनको हम भाप इंजन कहा करते थे, वेपर इंजन कहा करते थे, उसमें क्या होता है, कोयले डाल के हम हीट एनर्जी डेवलप करते हैं, उससे भाप बनती है, भाप से पिस्टन चलता है और ट्रेन आगे चलती है। इसी तरह से जो अपने सारे इंजन होते हैं गाड़ियों में, जिनको हम आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, उसमें क्या होता है, फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी पिस्टन को मूव करती है, गाड़ी आगे चलती है। तो इस प्रकार के जितने भी डिजाइन है जिनमें ऊष्मा ऊर्जा जो है वो कार्य में बदल दे, उन इंजन को ऊष्मा इंजन कहते हैं। सो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, वह युक्ति जो ऊष्मा को, हीट को सतत रूप से कंटिन्यूस फॉर्म में कार्य में बदल दे, मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, मैकेनिकल वर्क में बदल दे, उसको हम ऊष्मा इंजन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, स्टीम इंजन, भाप इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन, टरबाइन इंजन और भी बहुत सारे इंजन हो सकते हैं। अब हम देखें कि ये उपकरण कैसे बनता है, ये ऊष्मा इंजन होता क्या है, इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है, मुख्य भाग क्या क्या है, किन के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। तो इसके तीन मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं हम। वैसे तो चार होते हैं पर तीन हम मोस्टली मानते हैं। पहला होता ऊष्मा स्रोत, हीट सोर्स। उच्च ताप T1 पर अनंत ऊष्माधारिता का ऊष्मा भंडार। क्या है ये है एट वेरी हाई टेम्परेचर, मीन्स एट T1 अनंत ऊष्माधारिता। अनंत मतलब ये है कि इनफाइनेट हीट कैपेसिटी हो, यानी इससे हम कुछ भी ऊर्जा ले लें, कुछ भी ऊर्जा दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ताप में मान लो किसी भी ताप पर कोई भी एनर्जी ले लें तो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीन्स इसकी कैपेसिटी जो है वो इनफाइनेट है, का ये ऊष्मा भंडार है। देखते हैं क्या है ये। स्रोत की ऊष्माधारिता का अनंत होने के कारण इससे नियत ताप T1 पर लगातार ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। यूजिंग दिस वन वी कैन ऑब्टेन कंटिन्यूसली हीट एनर्जी, कि एक ऐसा चीज़ जिससे हम ऊर्जा ले सकें। तो ये तो ही हमारा स्रोत, ऊष्मा स्रोत। कौन लेता है, कौन कार्य करता है, तो वो है सेकंड पॉइंट, यांत्रिक व्यवस्था एवं कार्यकारी पदार्थ, मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस। यांत्रिक व्यवस्था मतलब ऊर्जा लेने का काम कौन करता है, कार्य कौन करता है, ये सब यांत्रिक व्यवस्था में आती है। तो देखते हैं यांत्रिक व्यवस्था क्या है। ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए यांत्रिक व्यवस्था के रूप में मोस्टली पिस्टन युक्त खोखला सिलेंडर काम में लेते हैं। एक सिलेंडर जिसके अंदर पिस्टन हो जो आगे पीछे मूव कर सके, उसको हम पिस्टन कहते हैं, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन फिक्स होता है। ये हमारा ऊर्जा भी लेता, कार्य भी करता, और भी कार्य करेगा, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें कार्यकारी पदार्थ रखा जाता है, वर्किंग सब्सटेंस रखा जाता है। ऊष्मा ग्रहण करने से पिस्टन को गति मिलती है क्योंकि वो आगे पीछे मूव करता है। वर्किंग सब्सटेंस, कौन एनर्जी ग्रहण करता है, किस पदार्थ पे सारा ये काम होता है, तो ये कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा ग्रहण करके उसको कार्य में बदल दे, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। थ्योरेटिकली हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो आदर्श गैस के लिए करते हैं, और प्रैक्टिकली जो होता है वो एयर हो सकती है, वायु का जो वेपर्स हो सकती है, पानी की भाप हो सकती है, वो भी हो सकती है। तीसरा जो हीट इंजन का मुख्य पार्ट होता है वह है सिंक, ऊष्मा सिंक, हीट सिंक। ये अपेक्षाकृत इसका ताप स्रोत की तुलना में ताप कम होता है। कम ताप T2 पर यह भी अनंत ऊष्माधारिता का भंडार है। क्यों है, इसको देखते हैं। उच्च ताप पर ऊष्मा स्रोत से कार्यकारी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में नहीं बदल पाती। इंटायर एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। ऐसी स्थिति में कुछ ऊर्जा शेष रह जाती है। तो
उस ऊर्जा को, शेष ऊर्जा को बदलने के लिए, देने के लिए, ख़त्म करने के लिए, किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसी स्थिति में कार्यकारी पदार्थ शेष ऊष्मा को निम्न ताप T2 के ऊष्मा भंडार, जिसे सिंक भी कहते हैं, त्याग कर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। मीन्स ये पूरी प्रक्रिया है एक तरह से कि यह कम ताप पर है, इसका मतलब ये है कि इसको हम ऊर्जा दे सकते हैं। इसकी धारिता भी अनंत है। अनंत इसलिए रखा हमने कि इसको कितना भी ताप देते हैं इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनी ऊष्मा दे दें इसको, इसके ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब हम देखें कि ये एपरेटस क्या होता है, वर्किंग कैसे काम करता है, चित्र क्या है इसका, देखिए चेक करते हैं। जैसे इस फिगर में देखें, ऊपर हीट सोर्स है, ऊष्मा स्रोत है, जिसको हमने T1 केल्विन पे रखा गया है। बीच में हमने S कार्यकारी पदार्थ है, सब्सटेंस डाल रखा है, और जो नीचे है वो हीट सिंक है, ऊष्मा सिंक है, जिसको हमने T2 केल्विन पे रख रखा है। ये क्या करता है, देखिए जैसे हमने एरो से कर रखा है कि हीट सोर्स से ये हमारा जो कार्यकारी पदार्थ है वो Q1 ऊर्जा लेता है और W कार्य करता है, और जो शेष ऊर्जा बचती है Q2 वो सिंक को देता है। मीन्स जितनी ऊर्जा ग्रहण की उसका कुछ काम में लिया और बाकी बची हुई चीज़ को लौटा दी कि इसको सिंक को। कार्यकारी पदार्थ S उच्च ताप T1 पर ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। इस ऊष्मा का कुछ भाग W कार्य में बदल जाता है, जो वर्किंग है, यूजफुल वर्क है उसमें, और शेष ऊष्मा Q2 को निम्न ताप T2 पर सिंक को निष्कासित करके पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। देखते हैं, जैसे आपकी गाड़ी है, आप स्कूटी से आते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जो फ्यूल डालते हैं आप, मान लो आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, इस 1 पेट्रोल लीटर से आपकी गाड़ी जो चलती है, यूज़फुल जो काम होता है वो तो वर्क हो गया, और जो कन्वर्ट नहीं हो पाता पूरे 1 लीटर का, पूरे को हम कार्य में नहीं बदलते, पूरे को वर्किंग में आपकी नहीं आ सकता, जो शेष बच जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पर में, कार्बन मोनोऑक्साइड के पर में, वो बाहर सिंक को देते हैं। यदि 100% एफिशिएंसी हो जाए, मान लो पूरा कार्य बदल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं होता, कुछ ऊष्मा सिंक को देते हैं, कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाते, उसको हमें सिंक को देना होता है। और देखें और क्या क्या इसमें होता है, चक्र साइकिल, अवस्था परिवर्तन की इस सतत श्रृंखला को एक चक्र कहते हैं। मीन्स सोर्स से एनर्जी लेना, ये पहला काम किसका, कार्यकारी पदार्थ का। दूसरा कार्य करना, तीसरा शेष ऊर्जा को सिंक में बदल देना, और ये वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। ये जो चक्र होता है पूरा कंप्लीट, इसको हम साइकिल कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम, साइकिल प्रोसेस, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, इसको चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइकिल प्रोसेस कहते हैं। नाउ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन, कि इससे हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या इसका इंजन की जो है वो कैपेसिटी क्या है। कहते हैं ना कि भाई हमारा तो गाड़ी आजकल एवरेज कम देती है, माइलेज कम आ रहा है, क्या अर्थ है इसका। मीन्स फ्यूल तो उतना ही काम में ले रहे हैं, परंतु इसका जो वर्किंग है, जो कार्य है, जो स्पीड है, जो इसकी कैपेसिटी है, वो कम हो गई। मीन्स इंजन प्रॉपर काम नहीं करता, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो वो एफिशिएंसी क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता इंजन द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, वर्क, तथा इंजन द्वारा इस कार्य को करने के लिए ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 के अनुपात के बराबर होती है। मीन्स दिस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द वर्क डन डिवाइडेड बाय द एनर्जी गेट फ्रॉम द हीट सोर्स। इंजन की दक्षता फॉर्मूला यदि लिखें इसका, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं W बाय द Q1। गणना कैसे करें इसकी दक्षता की, आइए देखते हैं। माना कि एक चक्रीय प्रक्रम में, एक साइकिल प्रोसेस में कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत Q1 ऊर्जा ग्रहण करता है, W कार्य करके शेष ऊष्मा Q2 को ऊष्मा सिंक पर निष्कासित कर देता है। मीन्स Q1 लेता है, Q2 दे देता है, और जो W कार्य करता है। यहाँ ये माना जाता है कि कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। मीन्स बाकी और कोई चेंजेस नहीं होता,
इसके इंटरनल एनर्जी में कोई कंजम्पशन नहीं होता। इनकी इंटरनल एनर्जी में इस कार्यकारी पदार्थ की जो भी हम सब्सटेंस उपयोग लेते हैं उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, जितनी है उतनी रहता है। वह है केवल लेना, कार्य करना और वापस डाल देना, यही काम करता है। क्योंकि एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ अपनी आरंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, अतः आंतरिक ऊष्मा में वृद्धि डी हो जाता है। हमने ये मान के चले हैं कि अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था एक जैसी हो जाती है, क्योंकि ये साइकिल है। इसका मतलब हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, प्रारंभिक माइनस अंतिम आंतरिक ऊर्जा में जो अंतर है वो जीरो हो जाता है। तो आइए देखते हैं ऊष्मागति के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है। डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू Q1 माइनस Q2, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, किया गया कार्य W है। सो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो द एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू W बाई Q1 एंड दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई द Q1, या ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई द Q1। अब हम इसकी विशेषताएं देखें कि कब ये मैक्सिमम होती है एफिशिएंसी, कब इसकी मिनिमम होती है। तो यदि हम प्रतिशत के फॉर्म में लिखना चाहें इसको, ईटा प्रतिशत में 1 माइनस Q2 बाई द Q1 मल्टीप्लाइड बाई द 100%। यदि Q2 जीरो हो, सिंक को निष्कासित ऊष्मा शून्य हो, तो ईटा इस फॉर्मूले से क्या आएगी, 100% हो जाएगी, यानी ईटा इक्वल टू 1। ऊष्मा स्रोत से प्राप्त संपूर्ण ऊष्मा पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाती है, यानी पूरी की पूरी जो ऊर्जा हमने ग्रहण की वो किस में बदल गई, कार्य में बदल गई। आपको सिंक को देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस केस में कहते हैं इसकी 100% एफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, यदि Q2 इक्वल टू Q1 हो तो ईटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा इस फॉर्मूले में। ये कब आता है, इस स्थिति में इंजन की दक्षता शून्य होती है। ये कब है, इंजन स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को बिना कार्य में बदले हुए सिंक में निष्कासित कर देता है। जितनी एनर्जी ली उतनी सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी। कोई काम नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या एफिशिएंसी हुई, जीरो। आपने पेट्रोल डाला और सारा का सारा एक जगह खड़े खड़े कंज्यूम हो गया, कोई भी उपयोगी कार्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसकी दक्षता क्या हुई, जीरो हो गई। सो दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट इंजन।